आज के मार्केट के अंदर जिस हिसाब की तबाही हुई, ब्लड बात हुआ, ऐसा लग रहा था कि रुकेगा ही नहीं और बाजार पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इवन जो आज के टॉप गेनर्स वाला सेगमेंट भी है, उसमें गेनर सिर्फ एक है। गेनर्स के अंदर भी वो लूजर्स हैं जो कम गिरे हैं। अदरवाइज जो लूजर वाला सेगमेंट है, इसके अंदर तो तबाही ही मचती हुई दिखी और इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक थी जो कि इजराइल ने कर दी थी, जिस वजह से जो एलएनजी के प्लांट है उसके ऊपर खतरा मंडराने लग गया। और कतर ने बोला कि भाई साहब मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। और ट्रंप ने बोला कि इजराइल ने बिना पूछे मुझसे हमला कर दिया, तो ट्रंप भी अब फंस गया कि करे क्या। और जिस सिचुएशन की भनक ट्रंप तक को ना हो, हमारे बाजार को क्या होगा। और बाजार ने उसी का तहलका दिखाया और सबका पोर्टफोलियो लालम लाल हो गया। 5-5% गिरना पोर्टफोलियो के अंदर तो आम बात हो गई थी। लेकिन यहीं पे बनती है बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन आधे से ज्यादा इन्वेस्टर डरे हुए कि करे तो करे क्या। सो आज इस सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे और समझेंगे कि क्या बाजार को बेच करके भाग जाना चाहिए, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स के तो हाथ कांपे हुए, इवन पुराने इन्वेस्टर्स की तो नींदें भी उड़ी हुई हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो कल रात को हुआ कि इजराइल ने अटैक कर दिया था ईरान के गैस फील्ड्स के ऊपर। तो इससे क्या हुआ कि जो यूएस में ट्रंप है वो हिल गया, बोला कि भाई ये जो अटैक हुआ है इससे मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो इजराइल है उसने जहां पर हमला करा है वो दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्व है एलएनजी गैस का। अब जो एलएनजी गैस है इसके प्राइसेस इतने हिसाब से बढ़े कि जो ब्रेंट क्रूड है वो $110 पर बैरल को तोड़ करके ऊपर चला गया। अब जब इजराइल ने ये चीज कर दिया था, उसके बाद तेहरान ने सेंड करी मिसाइल टू डिस्ट्रॉय कतर गैस रिजर्व, वर्ल्ड बिगेस्ट एलएनजी फैसिलिटी। इसका क्या मतलब है कि भाई साहब तुम हमारी बर्बाद करोगे, हम कतर की बर्बाद कर देंगे। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो एलएनजी के प्राइसेस हैं, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहां जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। इसी के साथ साथ जो ट्रंप है ये भी घबराया हुआ है कि पहले तो मैं इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब इजराइल ही हमारी बात नहीं सुन रहा। अब जो ट्रंप है उसके ऊपर भी तगड़ा प्रेशर बन गया है कि भाई तू हमारा देश छोड़ करके जा, मिडिल ईस्ट कह रहा है, अदरवाइज आज की डेट के अंदर ये तेल को पानी बना के छोड़ देंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं कहीं का। और बाजार के अंदर तो बस एक माहौल बनने की देर थी, क्योंकि बाजार ने ये तो डिस्काउंट कर दिया कि भाई लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड की बिगेस्ट एलएनजी फैसिलिटी के ऊपर हमला हो जाएगा इसका किसी को अनुभव ही नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। इवन ईरान ने भी बोला कि भाई ये जो आप कर रहे हो इससे पूरी दुनिया को झटका लगेगा, और ट्रंप को तो झटका लग गया और इसी वजह से जो बाजार था हमारा वो गिरना शुरू कर देता है। लेकिन यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखोगे तो हमारे यहां कोई गेनर्स था ही नहीं, हमारे यहां सारे के सारे बड़े लूजर्स थे। मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा हुआ कि कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है। इवन जो एफआईआई और डीआईआईज है, डीआईआईज ने खरीदने की भी कोशिश करी, लेकिन जो एफआईआई है वो इतना बेचा, उसने इतना बेचा कि भाई आज बाजार संभाले नहीं संभला और जो रुपया गिर रहा है वो तो गिरता ही चला जा रहा है। अब यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ चुकी है। वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी है और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी है। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं, फिर इन्वेस्टर के दिल की बात करेंगे, क्योंकि जो मैं हंस रहा हूं आधे लोग वहीं पे रो रहे हैं और ऊपर से तो मैं भी हंस रहा हूं, अंदर से तो रोना मेरा भी निकला हुआ है। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हो रही थी, चांसेस हाई थे कि भाई अब 2026 के अंदर ना इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, मजा आ जाएगा, हम इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। बट हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा ही। अब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो फेड के चेयरपर्सन है पवल, उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई साहब अब हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट कट ही ना करें। अब अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो दुनिया में ग्रोथ कहां से आएगी। अगर ये जो वॉर है थोड़ी सी और चल गई और यहां से भी एस्केलेट कर गया, अब बोलोगे भाई और कितनी एस्केलेट करनी चाहिए, भाई कुछ भी पॉसिबल है अभी इस लेवल पे आकर के। तो अगर यहां से भी एस्केलेट कर गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि गैसेस नहीं है, खाने पीने के दाम बढ़ जाएंगे। यूरिया ऑलरेडी कम हो रहा है देश के अंदर, मतलब खाने पीने की दिक्कत तो बढ़ने ही वाली है। और 2027 के अंदर जो जीडीपी के नंबर है वो भी गिरे हुए आएंगे। कितना इंपैक्ट हुआ है ये यूएस के फेड चेयरपर्सन नहीं कह पा रहे कि कितना इंपैक्ट हुआ है, ये मैं ही नहीं बता सकता, तो दुनिया में कोई क्या बताएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ना है, डिमांड कम होगी, जॉब्स जाएंगी। मतलब क्या है, तहलका आने वाला है बहुत जल्दी, ये माना जा रहा है। लेकिन अब यहां पर एक और क्वेश्चन है कि क्या इससे शेयर बाजार गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। आज उसी का आपको एक बेसिक रूप
देखने को मिला। सबसे पहले ये जो गिरावट हुई, ये गिरावट क्यों थी? क्या ये गिरावट, ये जो स्ट्राइक थी, इसके वजह से थी? यस, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी बाजार को। बाजार को क्या नहीं पसंद? बाजार को नहीं पसंद अनसर्टेनिटी। बाजार ने ये तो उम्मीद लगा ली थी ये वॉर चलेगी लेकिन इस लेवल पे एस्केलेट कर जाएगी, ऐसा नहीं सोचा था उसने। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? अगर इसी तरीके से बड़ी बड़ी फैसिलिटीज को उड़ा दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, खाने पीने के दाम बढ़ जाएंगे, दुनिया सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब एक और फन फैक्ट बताता हूं मैं आपको, ये सारा ज्ञान अपनी जगह बहुत बढ़िया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप यहां पर ये सोच रहे हो कि भाई ये जो दुनिया है यहां से तबाह हो जाएगी, सो क्या होगा दुनिया का? भाई आप ये सोचो, निफ्टी 50 है हमारे पास, निफ्टी 50 आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? मुझे पर्सनली मेरा मानना ये है, मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है बर्बाद भी हो जाए, बट मेरा मानना ये है कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा। ये जो निफ्टी 50 है ये यहां से गिर गया, मैं कहूँ 10-12-15% और गिर जाए, उसके बाद कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल 2007 55% की गिरावट आई थी, बट बाजार रिकवर कर गया था। 2020 45% की गिरावट आई थी, उसके बाद भी बाजार रिकवर कर गया था। अब यहां पे बात करते हैं दिल की बात, जो करनी चाहिए हमें, क्योंकि अब तो दिल की बात करना ज्यादा जरूरी हो गया। देखो, जब सुबह बाजार को गिरता हुआ दिखा तो हाथ पैर सूख गए। क्यों सूख गए और क्यों डर लगा? डर लगना जायज भी है। सिंपल सा रीजन है भाई साहब, आपने पैसे डाले हैं, आपकी खुद की मेहनत के पैसे हैं, दबा करके पैसा डाला है आपने। ऐसा नहीं है कि आपकी जो नेटवर्थ है, मान लो 10 रुपए की, आपने डाला 1 रुपए, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दबा करके पैसा डाला है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब हाथ पैर सूखे तो हमने सबसे पहले क्या किया? दुनिया में सबसे पहले इंसान क्या करता है? भगवान का नाम लिया और उसके बाद हिस्ट्री उठा करके देखी कि एग्जैक्टली पास्ट में क्या हुआ है। जब पास्ट में डेटा ढूंढा, निकला, नजर आया, उस समय की सिचुएशन को ढूंढी, तो पता चला कि अरे भाई साहब, ये तो होता रहता है, ये चीज होती रहती है। और आपको कितना भी पता क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आपको खुद को हमेशा सहानुभूति देनी पड़ती है। और शायद कोविड के बाद जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, इस लेवल का ड्रॉ डाउन शायद ही किसी ने अपने पोर्टफोलियो में देखा होगा, और हड़कंप मचना जायज भी है। लेकिन यहां पर वही चीज आती है कि एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो ऐसी सिचुएशन में टिका रहे। अब अगर आपको यह लग रहा है ना कि बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, मैं आपको सहानुभूति दे रहा हूं, अच्छी सहानुभूति, ताकि आपको डर ना लगे। अगर आपको यह लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो ना बढ़िया है, आज मैं आपको उनका पोर्टफोलियो दिखाता हूं। यह है राधा किशन दमानी जी, डीमार्ट जिनका है, उनका पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये पोर्टफोलियो है 2020 से। 2020 में इनकी जो नेटवर्थ थी, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो उनकी जो नेटवर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। घूम फिर करके जो पोर्टफोलियो है 2020 से 2025 तक सेम ही तरीके से फंसा हुआ है। इसके पीछे रीजन भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी होल्डिंग इनकी थी डीमार्ट के अंदर, और डीमार्ट लास्ट 5 साल में चला नहीं है। लेकिन याद रखो, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स रहे हैं और इनके पोर्टफोलियो में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। रेखा झुनझुनवाला जी की बात करते हैं, 2020 के अंदर ये था इनका पोर्टफोलियो साइज। आज की डेट के अंदर देखोगे तो रिकवरी आई है। आज का मार्केट क्रैश इनके पोर्टफोलियो में अपडेट नहीं है, लेकिन 2024 तक इनका पोर्टफोलियो भी घाटे में जा रहा था। रिसेंटली रिकवरी की वजह से यहां पे रिकवर आया है, लेकिन आप देखो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा इनके पोर्टफोलियो में भी आपको नहीं दिख रहा है। मैं टॉप बिग इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। और रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में राकेश झुनझुनवाला का भी जो स्टॉक है वो आ गया था अब, तो उसके बाद ये पोर्टफोलियो के अंदर आपको ग्रोथ दिख रही है। आशीष कचोलिया जी की बात करते हैं, माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स, आप देख सकते हो उनके पोर्टफोलियो में भी क्या हुआ है। लास्ट 5-6 साल के अंदर उनका पोर्टफोलियो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ऊपर की साइड मूव कर गया है। अगर आप देखोगे तो जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स हैं उसके आसपास ही, उसी के आसपास का ड्रॉ डाउन आपको देखने को मिल रहा है। सो इससे एक और चीज आपको ये पता चलती है कि सिर्फ आप ही इस समय पे परेशान नहीं हो रहे हो शेयर बाजार के अंदर कि यार पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आप इस समय पे आओ और किसी का भी पोर्टफोलियो उठा करके देख लो, चाहे मुकुल अग्रवाल है, चाहे सुनील है, आप किसी का भी देखो, सबका पोर्टफोलियो इस समय पे सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से भरा हुआ है। और याद रखना, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। शायद इससे ज़्यादा दिमाग मेरे अंदर तो नहीं है, आपके अंदर हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये समझो विजय केडिया जी 13% 14% के अनरियलाइज लॉसेस पर बैठे हुए हैं। 2020 के बाद आप देखो 2022 वाला पोर्टफोलियो साइज है, कुछ भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिली, पूरा लालम लाल हो रखा है पोर्टफोलियो। विजय केडिया वो हैं जिनको हम बिग बुल मान सकते हैं अगला, क्योंकि इन्होंने नो मनी से इतनी बड़ी वेल्थ बनाई है। इनकी वेल्थ
वॉलेट का साइज आप देख सकते हो कितना है, ठीक है, और 19 स्टॉक है इसके अंदर। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ रेड हो रहा है, किसी और का रेड नहीं हो रहा, तो मेरे भाई बिग इन्वेस्टर्स जो आपसे और मुझसे बहुत बड़े हैं, इनका पोर्टफोलियो भी रेड हो रहा है। सो डरने वाली कोई बात नहीं। अदरवाइज आप ये सोचो जिसका पोर्टफोलियो साइज इतना बड़ा है, ठीक है, जिसका पोर्टफोलियो साइज इस लेवल पर बड़ा है, क्या वो इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकता? क्या वो इन्वेस्टर को नहीं पता था बाजार के अंदर क्रैश आ सकता है? क्या उस इन्वेस्टर को नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी? हर किसी को हर चीज़ पता होती है, राइट? ये भी बड़े इन्वेस्टर हैं, इनको शायद हमसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन ये भी मार्केट में टिके हुए हैं क्योंकि इन्हें ये समझ आता है बाजार के अंदर ड्रॉ डाउन हुआ है और ड्रॉ डाउन होना बाजार का पार्ट है, ये समय है इन्वेस्ट करने का। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर करी जो मैं आपके साथ क्लियरली शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ स्टॉक्स मैंने बेचे आज। अब मैं डर गया, हाँ मैं डर गया, बिल्कुल डर गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपॉर्चुनिटी दिखना। देखो, दो तरीके के स्टॉक होते हैं। पहला स्टॉक होता है जो कि गिर रहा है, क्रैश कर रहा है, एंड इट्स फाइन, आपको उसके अंदर होल्ड करना है। जैसे कि मेरे सिनेरियो के अंदर चोलामंडलम गिरा रिसेंटली, श्रीराम फाइनेंस गिरा रिसेंटली, मुथूट फाइनेंस गिरा रिसेंटली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है ये चल जाएंगे। अब दूसरा स्टॉक गिर गया, लेट्स से इन्फोसिस, टीसीएस, ये स्टॉक्स गिरे। अब इन स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा था कि गिरे जा रहे थे, कहां पे ये रुकेंगे अभी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पोर्टफोलियो में था प्रॉफिट, तो मतलब जो मैंने बुक करा था प्रॉफिट इस क्रैश से पहले, अब मेरे को टैक्स देना था वहां पे। तो मैंने ये बोला कि अगर मेरा इन्फोसिस गिर रहा है इस समय पे और मुझे नहीं पता, हो सकता अगले साल भी गिरता रहे, तो मेरे पोर्टफोलियो में तो ये लॉस मेकिंग स्टॉक है और मैं आगे जाकर के 20% के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दे दूंगा। तो मैं पैसा क्यों दूं गवर्नमेंट को अगर मेरे को लॉस हो रहा है? तो मैंने लॉस बुक करा और वो जो पैसा था वो पैसा मैंने ऐसे स्टॉक्स में डाला जो कि रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स बताए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो लॉस बुक करना था वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एग्जांपल मैं देता हूं हमेशा, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। मेरे लिए जो मेरे को एक बहुत बड़ी सीख मिली थी अपनी जिंदगी से, वो ये है, मैंने IEX का स्टॉक खरीदा था, ठीक है। ये मेरे लिए आई ओपनिंग डे था, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। मैं बार बार हर बार जब भी क्रैश आता है ये चीज़ आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि IEX था, बहुत अच्छा बिजनेस था। अगर आप 2020 से पहले पूछोगे ना, कोई किसी से पूछो क्या करेगा IEX, कहेगा भाई नेक्स्ट बिग थिंग है। IEX की रैली अगर आप देखोगे 500% के आसपास थी सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। आप सोच रहे हो किस लेवल की रैली थी। और बिजनेस तो भाई ताबड़तोड़, मतलब मोनोपोली था अपने सेक्टर के अंदर, इसके आसपास भी कोई नहीं था। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कैप लगा देती है इनके ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर। मेरी बाइंग प्राइस थी उस समय तक, जब तक इनका स्प्लिट और बोनस नहीं आया था, 900 के आसपास था ये स्टॉक उस समय पे। स्प्लिट एंड बोनस आने के बाद तो अब इसको कम कर दिया। स्प्लिट एंड बोनस जिसको पता है उसको पता, नहीं पता तो मुझे बता देना, इस पे भी वीडियो बना देंगे। अब क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आप इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली। उसके बाद बाजार में आ जाता है अच्छा खासा क्रैश, मतलब 43% ऑल टाइम हाई से गिर जाता है। मैं बैठा हूं इस वाले जोन के अंदर जहां पे ये हो रहा है कि भाई अब ये रिकवरी करेगा या नहीं करेगा। मेरी बाइंग प्राइस ये है। अब यहां से यहां तक के बीच में 30% के आसपास का लॉस हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हाँ इसी के आसपास था, ठीक है। अब यहां पर जब लॉस हो रहा था मुझे, सो मैंने ये सोचा कि भाई इसको बेच देते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक जो था वो 30 रुपए के आसपास मिल रहा था इसी टाइम फ्रेम के आसपास, ठीक है। 2021-20 के आसपास 30 रुपए के आसपास मिल रहा था। देखो, हाँ देखो, 2021-22 के आसपास ये 30-40 रुपए के आसपास मिल रहा था। मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ये भाग गया था, मैंने यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब 30% का लॉस था मुझे। अगर मैं चाहता तो IEX के अंदर बैठा रहता, आज तक मेरी रिकवरी नहीं होती। मैंने वो लॉस बुक करा, इन्वेस्ट किया और मेरे को यहाँ पर जो गेन्स मिले थे हिस्टोरिकली 22 करीब 135% के, तो 35% के गेन्स भी मिल गए मुझे और उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी बुक कर लिया। आज की डेट में वापस से गिर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेट्स से आज की सिचुएशन में मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है। आज की डेट के अंदर मैं IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड रह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट इशू निकल चुका है, या फिर मैं IDFC फर्स्ट बैंक को बेच करके किसी अच्छे स्टॉक्स के अंदर जा सकता हूं जहां पे मैनेजमेंट इशू नहीं है। एग्जांपल के तौर पे श्रीराम फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस या HDFC बैंक हाइपोथेटिकली। सो आपको ये देखना है कि क्या आपको रिटर्न से मतलब है या आपको उसी स्टॉक से रिटर्न चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि लेट्स से हमारा जो स्टॉक है गिरना शुरू कर देता है यहां से यहां तक, हमें ये लगता है कि भाई मेरा लॉस हो गया है, अब मैं डाउन साइड एवरेज करूंगा। लेकिन डाउन साइड एवरेज आप कब तक करोगे, स्टॉक कहां जाकर के रुकेगा किसी को नहीं पता। तो उस सिचुएशन में जब
जब मार्केट क्रैश चल रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर या तो कैश पर बैठो या ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो जो कि मोमेंटम में है उस पर्टिकुलर टाइम में। और ये कैसे पता लगाओगे आप? आपके अंदर जब भी आपका जो बाजार है, लेट्स से कल 1% बढ़ा था, सो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जो कि 1.5% और 2% बढ़े थे? ठीक है, एग्जाम्पल 4-5 दिन एक हफ्ते का ले लेना। जो स्टॉक बाजार के बढ़ते ही भाग रहे हैं, ये उस वजह से गिर रहे हैं क्योंकि बाजार में सेलिंग प्रेशर है। अगर कोई स्टॉक बाजार बढ़ा हुआ है फिर भी रेड में है, तो ये मतलब है कि वो मोमेंटम में नहीं है, वो गिर रहा है। तो उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में जो बाजार ग्रीन होती तेजी से ऊपर भागे ना, वो स्टॉक अच्छे होते हैं। सेल करके वहां पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिकवरी तेज हो सकती है हमारी। ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है। आपकी मर्जी, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। अब ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है मतलब मजा आने वाला है, क्वेश्चंस बढ़िया होंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि अगर लोन की बजाय एमटीएफ का यूज किया जाए और कैसे करके उसकी फाइनेंस और कैपिटल मार्केट के स्टॉक में डाला जाए तो कैसा रहेगा? जैसे कि सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएसई ग्रो, एंजल वन फाइनेंस, पॉलीकैप, भारतीय एयरटेल, इन सारे स्टॉक्स का फ्यूचर अच्छा दिखता है। 2x इजीली हो जाएगा बुल रन में। रिप्लाई जरूर करना सर, क्योंकि बड़ा अमाउंट लेकर बैठा हूं और इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा हूं एमटीएफ के अंदर। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल भी मत करना। देखो, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, ठीक है? मैं कभी नहीं कह रहा इन्वेस्ट करो मत करो, ये टोटली आपकी कॉल है। लेट्स से आप लोन लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मतलब दूसरी दुनिया की बात हो रही है। अगर कोई इंसान लोन लेकर के इन्वेस्ट करता है और बाजार वहां से 15-20% गिर जाता है मान लेते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ईएमआई देते रहोगे। आपके पास एक होल्डिंग पावर होती है। अगर आप होल्ड कर सकते हो किसी चीज को, स्टॉक को, आप हमेशा ग्रो कर लोगे, रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे ना किसी चीज को, और एमटीएफ में यही दिक्कत होती है कि होल्ड ही नहीं हो पाता। जो बाजार वाला होता है, जो जिसने आपको दिया होता है, वो आपका सौदा काटने के पे तैयार होता है। अदरवाइज अगर मार्जिन या लेवरेज ज्यादा लिया होता है ना, तो सीधे कटता है इंसान, कुछ नहीं बचता उसके पास। तो ऐसी सिचुएशन में एमटीएफ मैं कभी भी नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल मानना ये है। लोन में ये फायदा है कि भाई आपके पास होल्डिंग पावर है, आपको ईएमआई देते रहना है। और लेट से किसी भी सिचुएशन में, वर्स्ट के सिचुएशन में ईएमआई नहीं दे पा रहे, तो आपको सिर्फ उतने स्टॉक्स बेचने जितने आपको पैसे मिल जाए, आप ईएमआई दे पाओ 1 से 2 महीने की। आपको जबरदस्ती पूरा लॉस नहीं काट देगा, क्योंकि आप ये समझो कई बार केसेस में लॉस चलते हैं, 1-1, 1.5-1.5 साल चलते हैं, रिकवरी में 2-2 साल लगते हैं। तो 2-2 साल अगर आपको बैठना है तो आप एमटीएफ लेकर के नहीं बैठ सकते। एमटीएफ में कब तक आप रोल करते रहोगे उसको आगे की डेट में, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। एक दिन गलती से कह रहा हूं, लेट से 15% का ड्रॉ डाउन आ गया, गलती से कह रहा हूं मैं, हो गया, एमटीएफ ही नहीं संभाल पाओगे आप, बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन अगर लोन लिया हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ ईएमआई देनी है, चाहे 50% गिर जाए एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट। कोविड के अंदर एमटीएफ वाले सारे मर गए थे, तो इसलिए एमटीएफ कभी नहीं करना है ऐसी मार्केट के अंदर। एमटीएफ में इंसान फंस जाएगा, गंदा फंस जाएगा। सो लोन लेकर के भी नहीं करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप नहीं समझते चीज़ों को, बिल्कुल मत लेना लोन लेना भी बहुत बड़ा रिस्की का गेम है। इस समय पे वो रिस्क है तो इश्क वाली बात है। अगर आप वो रिस्क समझते हो तो आपकी इच्छा है, बट एमटीएफ से जितना दूर रहो उतना अच्छा है सर। नवीन जी का कमेंट है, कह रहे हैं सर आई इन्वेस्टेड 50K इन बंधन लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। 13 जैन 26 के हिसाब से लिया है इन्होंने, 47,000 हो रखा है इस समय पे, तो क्या मुझे रिडीम कर लेना चाहिए और ये क्या सही टाइम होगा इन्वेस्ट करने का या नहीं करने का? नवीन जी, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप लॉस बुक कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं इसे, हर इंसान करता है, तो कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपने नया इन्वेस्ट करना शुरू करा है, तो छोड़ दो इसे एज इट इज़, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सबका ही गिर रहा है, आपका भी गिर रहा है तो चल जाएगा। बुरा तब लगना चाहिए आपको जब सबका चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप सोच रहे होगे कि यार एकदम बॉटम पे खरीद लूंगा। कोविड की सिचुएशन में जो बॉटम के चक्कर में टिका हुआ था वो कभी नहीं घुस पाया। तो जो चीज़ जहां पड़ी हुई है वो चीज़ वहां पड़े रहने दो, सिर्फ उस कंडीशन में बेचना है, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट गलत थी। गलत थी का क्या मतलब है? एग्जाम्पल दे देता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। कोई बिजनेस आपने खरीदा है, कोई स्टॉक आपने खरीदा, उसका मैनेजमेंट खराब हो गया, उसके रेवेन्यू आने खराब हो गया, और कोई उम्मीद भी नहीं लग रही कि भाई बहुत जल्दी रिकवर करेगी उसके रेवेन्यूज, या बिजनेस ही खराब हो गया उसका, उस केस में बेच देना चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं बेचना चाहिए। ये टाइम सर्वाइवल का टाइम है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कल से रिकवरी हो जाएगी, नहीं, रिकवरी आएगी इस साल के अंदर। मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि रिकवरी आ जाएगी, पर्सनली मेरा ये मानना है। और रिकवरी एक बार आ गई
तो गेम आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बुल रन आए ना आए, ब्रेकआउट के बाद बुल रन हम बात करते हैं, लेकिन रिकवरी आनी चाहिए। एक रिकवरी का मौका हर बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को मिलता है। जिसको ज़रूरत होती है वो एग्जिट करता है, जो टिका रहता है वो बुल रन का फ़ायदा उठाता है। सो मैं बस ये बोलूँगा, बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप होल्ड कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो तो इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मेरा मानना ये है। सत्य प्रकाश जी का कमेंट है, कह रहे हैं आर गवर्नमेंट हैज़ नो कैपेसिटी टू मीडिएट द ईरान इजराइल वॉर। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलो। मोदी जी हैं, मोदी जी आंख दिखा देते हैं, वैसी वॉर बंद हो जाती है। हमारी यूक्रेन रशिया की भी बंद करवाने जा रहे थे कि ट्रंप को दिखाई तो हमारी जो ट्रेड डील है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं है, ताकत है हमारी सरकार के, बस आप बस पता नहीं है लोगों को, लोग समझ ही नहीं पाते। अभी बस फार्मर्स के साथ थोड़ा सी गड़बड़ हो गई थी कि उनको बोल दिया था कि ठीक है अमेरिका वाले बेच देना इंडिया के फार्मर्स को, जो बेचना चाहते हो बस बताना मत। बाकी ताकत हमारे पास बहुत है, बस हम बताते नहीं किसी को। ये हमारा सीक्रेट है, उनका और हमारा सबका सीक्रेट है, बस हमें पता है, बस हम बता नहीं सकते कि हम ताकतवर तो हैं, बस दिखाते नहीं है। कहते हैं ना, शक्ति होनी चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। इफ़ यू नो यू नो। सो ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।